बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, होम्योस्टैसिस। तो होम्योस्टैसिस कॉन्सेप्ट को अगर हम देखें तो होम्योस्टैसिस का मतलब होता है स्टेइंग द सेम, यानी कि एक ऐसा प्रोसीजर जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर यूज़ किया जाता है उनको बैलेंस रखने के लिए। उस प्रोसेस को हम कहते हैं होम्योस्टैसिस। सबसे पहले तो इसके ऊपर आएंगे कि हमें होम्योस्टैसिस की ज़रूरत क्यों पड़ी और ये किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने अडॉप्ट किया। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट हेडिंग को स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ होम्योस्टैसिस, क्या है होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस एक बैलेंस कंडीशन है। हम लोग ये बात करते हैं कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिन्होंने अपने आप को एवोल्यूशनरी चेंजिंग से अडॉप्ट किया और वो मॉडर्न ऑर्गेनिजम्स के अंदर आए, तो उन्होंने एक ऐसा प्रोसीजर इन्वॉल्व किया जिसके ज़रिए से उन्होंने ये देखा कि वो कैसे अपने डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अपने आप को बैलेंस रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं इन्वायरमेंट की, तो हम लोग कहते हैं कि एक हमारा होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात क्या होती है कि वो इन्वायरमेंट जो कि आउटसाइड प्रेजेंट है, जिसके अंदर बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स मौजूद हैं। दूसरा इन्वायरमेंट हम लोग कहते हैं हमारे अंदर होता है इंटरनल इन्वायरमेंट। तो जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, ये क्या होता है कि बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स इसके अंदर होती हैं और रैपिड चेंजिंग्स होती हैं। जैसे कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंजिंग हम देखते हैं टेम्परेचर की, यानी कि टेम्परेचर फ्लक्चुएशन को देख रहे होते हैं। तो उस टेम्परेचर फ्लक्चुएशन के अकॉर्डिंग हमने किस तरह से अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को बैलेंस करना है, तो जिस प्रोसीजर के थ्रू हम बैलेंस करेंगे उस प्रोसीजर को हम कहेंगे होम्योस्टैसिस। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने क्या किया कि अपने आप को मॉडर्न बनाने के लिए उन्होंने ऐसा इंटरनल इन्वायरमेंट अडॉप्ट किया जो कि तमाम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की जितनी भी फ्लक्चुएशंस थी उनको कंट्रोल कर सकता था। अब अगर हम इस होम्योस्टैसिस के प्रोसीजर की डेफिनेशन करें तो हम कहते हैं कि एक ऐसा प्रोसीजर या फिर अ मैकेनिज्म which is used to control internal environment from harms of fluctuations of external environment is termed as homeostasis। कि एक ऐसा मैकेनिज्म जो कि यूज़ किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर टू कंट्रोल या बैलेंस इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म्स, के बाहर वाले एक्सटर्नल फ्लक्चुएशंस में से होने वाली तब्दीलियों को रोकने के लिए या उनको कंट्रोल करने के लिए या उनके नुकसान से बचने के लिए। जब एक ऑर्गेनिज्म अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को बैलेंस कर लेता है तो उस प्रोसीजर को हम कहते हैं होम्योस्टैसिस, विच इज यूज्ड टू कंट्रोल इंटरनल इन्वायरमेंट। उसने अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को जो है वो बैलेंस रखते हैं फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बाहर जितनी भी तब्दीलियाँ हो रही हैं ताकि उनसे वो इफेक्ट ना हो। तो इस प्रोसीजर को हम कहते हैं होम्योस्टैसिस। अब अगर हम ससेप्टिबल कंपोनेंट्स देखें कि कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, कंपोनेंट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के इंटरनल इन्वायरमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की, जिसको हम कहते हैं वाटर। ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है जब चेंजिंग आ रही होती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। उसके बाद सॉल्यूट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में हम कहेंगे टेम्परेचर। तो वाटर, सॉल्यूट्स एंड टेम्परेचर ये एक ऐसी चीज़ें हैं, एक ऐसे कंपोनेंट्स हैं जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज होता है तो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब यही होते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने क्या किया, उन्होंने होम्योस्टैसिस को किस तरह से डेवलप किया। तो उन्होंने इन तीनों चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, अपने आप को मेंटेन करने के लिए ऐसा मैकेनिज्म इन्वॉल्व किया जिसके ज़रिए से ये तीनों बैलेंस हो सकते थे। तो उस मैकेनिज्म के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले हम कहते हैं कि
ऑर्गेनिज्म ने एक मैकेनिज्म अडॉप्ट किया जिसको हम कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। अब एनिमल्स क्या करते हैं? एनिमल्स ये करते हैं कि वो ऐसा प्रोसीजर इन्वॉल्व करते हैं जिसके ज़रिए से वो वाटर और सॉल्यूट्स को बैलेंस कर सकते हैं। ऑस्मो का मतलब क्या यूज़ होता है? लिक्विड पोर्शन, या फिर हम कहते हैं वाटर रेगुलेशन मीन्स रेगुलेशन। ऐसा मैकेनिज्म अ रेगुलेटरी मैकेनिज्म, हम अगर इसको डिफाइन करें तो अ रेगुलेटरी मैकेनिज्म जिसके ज़रिए से थ्रो विच सॉल्यूट्स जिसके ज़रिए से सॉल्यूट्स को एंड गेन एंड लॉस ऑफ वाटर, गेन एंड लॉस ऑफ वाटर इज मेंटेन्ड। ऐसे मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन। यानी कि एक ऐसा रेगुलेटरी मैकेनिज्म जिसके ज़रिए से ऑर्गेनिज्म अपने सॉल्यूट्स और वाटर को बैलेंस करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, उसको हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ये क्या होता है कि बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट होता है। अगर बाहर वाटर की कंसंट्रेशन अगर हम देखें कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो वाटर ज़्यादा है, तो फिर क्या होगा कि वाटर जो है वो यहाँ से लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर जाने की कोशिश करेगा। तो हम कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे इंटरनल इन्वायरमेंट में इसकी कमी है, तो हम कुछ वाटर इनटेक कर सकते हैं। इसी तरह से अगर बाहर डिहाइड्रेशन हो रही है तो फिर क्या होगा कि उसको उसी बैलेंस से कंट्रोल किया जाता है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व किए जाते हैं जो कि वाटर और सॉल्यूट्स को बैलेंस करता है। सेकेंड नंबर के ऊपर आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट प्रोसीजर, इसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन के अंदर क्या होता है? ऐसा मैकेनिज्म जिसके ज़रिए से रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनियस वेस्ट, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनियस वेस्ट, यानी कि अगर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है नाइट्रोजनियस वेस्ट ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गए हैं, तो वो क्या करेगा? होम्योस्टासिस को मेंटेन करने के लिए या अपने आप को मेंटेन करने के लिए वो एक्सक्रीशन के ज़रिए से जितने भी एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल होंगे उनको अपनी बॉडी से बाहर एलिमिनेट कर देगा। लास्ट के ऊपर आ जाते हैं थर्मो रेगुलेशन। एक लास्ट जो प्रोसीजर यूज़ किया जाता है होम्योस्टासिस के लिए वो है थर्मो रेगुलेशन। तो होम्योस्टासिस के ये तीनों टाइप्स हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने आप को बैलेंस रख सकता है ऑस्मो रेगुलेशन के ज़रिए, एक्सक्रीशन के ज़रिए और थर्मो रेगुलेशन के लिए। थर्मो का वर्ड हम यूज़ करते हैं फॉर टेम्परेचर, रेगुलेशन मीन्स रेगुलेशन। तो ऐसा प्रोसीजर जिसके ज़रिए मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर विद इन अ मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर विदिन आ टॉलरेबल रेंज, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? थर्मो रेगुलेशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन में हम लोगों ने ये देखा कि सॉल्यूट्स को और वाटर को जो है बॉडी के अंदर ऑस्मो रेगुलेट किया जाता है, या अगर जो है सेल के बाहर कंडीशन बहुत ज़्यादा वाटर की है तो सेल के अंदर इतना मैक्सिमम वाटर लिया जाएगा जिसकी वजह से वो फ्लड ना हो जाए। और अगर सेल के बाहर डिहाइड्रेशन है तो और या सेल के बाहर पानी की कमी है तो सेल के अंदर से इतना पानी बाहर निकाला जाएगा कि सेल खुद डिहाइड्रेट ना हो जाए। तो इस प्रोसेस को जिसमें हम बैलेंस कर रहे होते हैं वो ऑस्मो रेगुलेशन, और जिसमें हम मेंटेनेंस कर रहे होते हैं इंटरनल टेम्परेचर की, उसको हम कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। ये तीनों स्ट्रेटजीज लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अपनी बॉडी में यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हम एग्जांपल एक डिस्कस करेंगे जिसको हम कहते हैं रेगुलेशन ऑफ वाटर। अगर कोई ऑर्गेनिज्म है और उसने अपने आप को होम्योस्टेसिस करना है या फिर अपने आप को बैलेंस रखना है, तो वो रेगुलेशन ऑफ वाटर किस तरह से करेगा? हम लोग अगेन वही बात ऑस्मो रेगुलेशन वाली बात रिपीट करेंगे कि ऑर्गेनिज्म के पास दो तरह का यहाँ पे इन्वायरमेंट होगा। एक को हम कहेंगे इंटरनल इन्वायरमेंट और दूसरे को हम कहेंगे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब ऑर्गेनिज्म ने करना क्या? उसने अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के मुताबिक अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को एडजस्ट करना है। जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा रैपिड चेंजिंग्स होती हैं, जबकि इंटरनल इन्वायरमेंट में जो चेंजिंग्स होती हैं वो होती हैं इन अ नैरो
नैरो रेंज का मतलब ये होता है कि बहुत ही कम, ऐसी कि जो कि फील भी ना हो सके। तो नैरो रेंज का मतलब है कि बहुत कम तादाद के अंदर या बहुत ही कम लेवल के ऊपर, और एक्सटर्नल जो फ्लक्चुएशंस होती हैं रैपिड, वो होती हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारी बॉडी के बाहर जो है वो वाटर हो गया, बहुत ज़्यादा चेंजिंग इसके अंदर आ रही होती हैं। हमारी बॉडी के अंदर सॉल्यूट्स हैं, बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे होते हैं। और अगर हम इन अंदर वाली तरफ देखें तो हमारे पास डिफरेंट तरह के हॉर्मोन्स हैं, डिफरेंट तरह की प्रोटीन्स हैं। तो अब होगा क्या प्रोसीजर के अंदर, रेगुलेशन कैसे होगी वाटर की? अपनी एग्जांपल को अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि हमारे पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अगर वाटर जो है मोर है, तो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, गेन करेगा लेस वाटर को, गेन लेस वाटर, ताकि वो फ्लड ना हो जाए, उसके सेल्स जो हैं बहुत ज़्यादा टर्जिड ना हो जाए। और अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर वाटर जो है वो लेस है, तो फिर क्या होगा, फिर ऑर्गेनिज्म अपने सेल्स में से एक्सक्रीशन के ज़रिए से कम वाटर को रिमूव करेगा, ताकि उसके अंदर डिहाइड्रेशन ना हो जाए। तो ये एक पहली हमारी एग्जांपल है जिसको हम कहते हैं कि रेगुलेशन ऑफ वाटर के। ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि अगर अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर है, तो वो क्या करते हैं कि इतनी क्वांटिटी ऑफ वाटर बॉडी के अंदर, इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो लेके जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो फ्लडेड ना हो जाए। और अगर ड्राई कंडीशंस होती हैं तो फिर क्या होता है, इतनी नैरो रेंज चेंजिंग्स आती हैं कि बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट ना हो जाए। इन चेंजिंग्स के थ्रू जो है अबंडेंट सप्लाई से लेकर ड्राई कंडीशंस तक जो फ्लक्चुएशंस होती हैं उनको मेंटेन किया जाता है ऑस्मो रेगुलेशन के थ्रू, ताकि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी बॉडी के अंदर हर चीज़ को जो है वो मेंटेन कर सके। तो डिहाइड्रेशन को भी कंट्रोल किया जाता है, और जो टर्जिडिटी होती है उसको भी कंट्रोल किया जाता है थ्रू यूजिंग होम्योस्टैसिस मैकेनिज्म।